उत्तर भारत के नोएडा में एक्टिविस्ट पाले राम चौहान की 2013 में दिन दहाड़े हत्या कर दी गई थी। वो खौफनाक दिन उनके बेटे कभी नहीं भूलेंगे। समय तकरीबन सुबह 11 सवा 11 साढ़े 11 बजे के आसपास 3 लोग इस तरफ से आए हैं बाइक पे। गांव के लोग हैं और बाइक यहाँ खड़ी करके अंदर घुसे हैं। मेरे पापा को लेटे हुए थे, उनको गोली मारी है और फिर यहीं से वापस अपनी बाइक से भाग गए हैं। पाले राम चौहान नोएडा में वर्षों से सक्रिय रेत खनन माफिया के खिलाफ लड़ रहे थे। आज भी हालात बदले नहीं हैं। अवैध कारोबार से यमुना नदी के आसपास रहने वालों की जिंदगियों और वहां की नाजुक इकोलॉजी को नुकसान हुआ है। कठिन है, लेकिन आकाश चौहान ने अपने पिता की लड़ाई को जारी रखा है। देखिए, लोकल अथॉरिटीज़ और जो ये माइनिंग करने वाले लोग हैं, इनके बीच में जो कनेक्शन है, आप उसको अगर बोलेगा भी आप उसको जस्टिफाई करो या डिस्क्राइब करो तो नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये इतने बड़े स्तर से है। ठीक है ना। अभी आप सिर्फ बेसिक तक हो, ये इनके इन्वॉल्वमेंट ऊपर लेवल तक है। ठीक है ना। उन्हीं के आदेश से या उन्हीं के साथ जुड़कर ये जो आपका माइनिंग होता है। बड़े पैमाने पर शहरीकरण ने नदियों की रेत की मांग बढ़ा दी है, जिसका इस्तेमाल अलग अलग निर्माण प्रोजेक्ट में होता है। झीलों, नदियों, समुद्र तटों और डेल्टा से हर साल करीब 50 अरब टन रेत निकाली जाती है। बड़े पैमाने पर निकाली गई रेत की भरपाई आसान नहीं और इसे फिर से भरने में हजारों साल लग जाते हैं। वैज्ञानिक डॉक्टर फैयाज खुद सर बताते हैं कि नदी तल की रेत निर्माण के लिए बहुत कीमती होती है। ये रेत ज्यादा दरदरी है। रेगिस्तान में रेत देखिए तो बहुत ही ज्यादा हल्की होती है और समंदर की रेत में नमी को सोखने की क्षमता ज्यादा होती है। लिहाजा जब उसे इस्पात के साथ मिलाया जाता है तो इस्पात खराब होता है। तो ये कुछ अंतर हैं आकार और रूप के। नदी की रेत ज्यादा दानेदार होती है, इसलिए ज्यादा पसंद की जाती है। रेत खनन के लिए जब लाइसेंस मिलते हैं, तब भी कानून ना ही भारी मशीनों से खुदाई की इजाजत देता है, ना ही नदी के प्रवाह में कोई अवरोध खड़ा करने की। 2020 में आकाश चौहान की जमीन से जरा ही दूर रेत खनन के लिए एक ठेकेदार को लाइसेंस मिल गया। हो रहा है पीछे यमुना नदी में, और अभी फ़िलहाल देखो आप गिनती करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 तकरीबन 7-8 मशीनें चल रही हैं। और आप जैसे पीछे देख रहे हो मेरे, जहाँ पे वो ट्रक दिखाई दे रहे होंगे आपको पीछे, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, वो ट्रक दिखाई दे रहे हैं आपको। वहाँ से यमुना का जो किनारा है आप देख सकते हो, अंदर की तरफ को गया हुआ है, अंदर की तरफ को दबा हुआ है। मतलब जो रिवर का जो किनारा है, जो धार बनी होती है, वो उस तरह से नहीं है, ये कटान लगा हुआ है। नदी सिर्फ पानी का बहता स्रोत नहीं है, वो दोआब बनाती है, वेटलैंड बनाती है, चराई के मैदान और जंगल बनाती है, जिन सब को मिलाकर इंसानों और पशुओं के लिए रहने की जगहें बनती हैं। नदी तटों पर रेत मौजूद होना जीवन यापन के लिए अनिवार्य है। रेत एक बड़ी भूमिका निभाती है, क्योंकि वो न सिर्फ पानी को साफ करती है, बल्कि वो कई सारे जीवों का घर भी है। और ये जीव नदियों के लिए बहुत जरूरी हैं। वे वहां पलते बढ़ते हैं। यमुना नदी के किनारों पर खेती कर रहे धर्मवीर चौहान जैसे कई किसान रेत खनन के असर को महसूस करने लगे हैं। नदी के इतने करीब होने के बावजूद मिट्टी आलू, अमरूद और आम जैसी फसलों के लायक नहीं रही, जो कुछ साल पहले आसानी से उग जाती थीं। अब ये सामने है मैडम, मक्की बोई है, 1 दौर से 24, आधे मर गई, आधी रह रही है। जो अमरूद का पेड़ है, आधा फल आ रहा है, आधा नहीं आ रहा। नींबू में तो आए नहीं, 2-3 वो आ रहे हैं बस नींबू। खराब हालात ने धर्मवीर को अदालत का रुख करने पर मजबूर किया। उनके खेत के पास खनन जारी है। पिछले 4 दशकों में यमुना नदी के तट के आसपास के इलाके में भूजल करीब 50% गिर चुका है। नोएडा जैसे शहरी केंद्र पिछले कुछ दशकों में फैल गए हैं। इस प्रक्रिया में आर्थिक वजहें पर्यावरणीय सरोकारों पर भारी पड़ी हैं। इकोलॉजी और इकोनॉमी एक पटरी पर आ सकें, ऐसा समाधान खोजना होगा। ये संभव है,
नदी बहुत सारी रेत लाती है, लेकिन हमें ये समझना होगा कि किस इलाके में खनन हो सकता है और किस में नहीं। भारत की अलग अलग अदालतों ने समय समय पर रेत खनन की गतिविधियों पर अंकुश लगाने से जुड़े आदेश जारी किए हैं। सरकार ने भी इसके लिए टिकाऊ तरीके अपनाने के नियम तय किए हैं, लेकिन जमीन पर इन नियमों की अनदेखी जारी है। रेत की भूख बढ़ रही है, लेकिन इस बेकाबू रेत खनन के साए में रहने वाले आकाश जैसे लोगों की इससे पैदा खतरे को कम करने की कोशिशें भी जारी हैं।